कैरोटिनॉइड्स के टाइप हो गए थे, अब उसके आगे फंक्शन रह गए थे कैरोटिनॉइड्स के। कुछ नोट्स से भी देखेंगे जो कि गूगल ड्राइव पे पड़े हैं, है ना, और कुछ लिखा रहा हूं, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो। हाँ, नोट जो जो लिखना है बस वही रखा हुआ है। नोट्स में वो चीजें हैं जो लिखने वाली है, आगे हर चीज नहीं लिखी जाएगी। कुछ चीजें लिखी जाएंगी और कुछ मॉड्यूल में होंगी, दोनों मिक्सअप होकर होंगे। ठीक है, तो देखो भाई, कैरोटिनॉइड्स के टाइप तो हो गए। फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड्स, देखो एक फंक्शन क्या है इनका, ये एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। कौन? कैरोटिनॉइड्स। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और एनर्जी किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए को। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट या एंटीना पिगमेंट। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, जब वाटर टूटता है तो क्या रिलीज होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या रिलीज होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ये लोग क्या करते हैं, देखो कैरोटिनॉइड्स ऐसे है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच करके 40 कार्बन है, याद है? 40 कार्बन की चेन है। अच्छा, मान लो दो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुए, तो होता क्या है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच के बीच एक, ये लोग एक ऑक्सीजन को होल्ड करेंगे ऐसे। एक ऑक्सीजन कहां जुड़ गया? यहां। इसी तरह एक ऑक्सीजन कहां जुड़ गया? यहां। सी एच डबल बॉन्ड हट गया, सी एच ओ हो गया। ये देखो, डबल बॉन्ड की जगह क्या लगा दिया मैंने? ऑक्सीजन। ये कैरोटीन ने, कौन है ये? कैरोटिनॉइड नहीं है, कैरोटीन है ना। कैरोटीन ने दो ओ लिया, दो ओ जुड़ गए, क्या बन गया ये? इपॉक्साइड। क्या बन गया? इपॉक्साइड। अब ये जो इपॉक्साइड बना, इस पर काम करेगी डी इपॉक्सीडेज एंजाइम। अब डी इपॉक्सीडेज एंजाइम जब काम करेगी तो ये जो दो है ना, ये रिलीज हो जाएंगे एज H2O, और ये वापस अपने नेचुरल फॉर्म में आ गया। ये देखो, प्लस O2 रिलीज हो गया। मतलब इसने क्या किया? नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में बदल दिया। क्लियर है? एक और बात, ये लोग, पता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अगर इसे मॉलिक्यूलर में ना बदला जाए, O2 में ना बदला जाए, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है, क्लोरोफिले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो देखा जाए तो क्लोरोफिले को ऑक्सीडाइज होने से बचा लिया किसने? कैरोटिनॉइड ने। सही है। अच्छा, एक और चीज, मान लो यहां पर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, इसको कौन घेर के रखते हैं? कैरोटिनॉइड्स। ताकि जो लाइट आ रही है ना, सारी लाइट, सारी की सारी लाइट अगर क्लोरोफिल ए पर पड़ जाए तो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए क्लोरोफिल ए पर कुछ लाइट पड़ेगी, बाकी लाइट किसने ले लिया? कैरोटिनॉइड्स ने। तो सारी लाइट पड़ जाती तो क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो सकता था, है कि नहीं? तो क्या किया है कैरोटिनॉइड्स ने? बाकी लाइट को खुद ले लिया ताकि क्लोरोफिले पर लिमिटेड लाइट रेज पड़े। तो इस तरह देखा जाए तो क्लोरोफिले को डैमेज होने से बचा लिया। देखो, एक शब्द है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? और दो चीजों से हो सकता है ऑक्सीडाइज क्लोरोफिले। क्लोरोफिले ऑक्सीडाइज हो सकता है ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी। ढेर सारी लाइट पड़ जाए तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कौन बचा रहा है हाई लाइट इंटेंसिटी से क्लोरोफिले को? कैरोटिनॉइड। और दूसरा ऑक्सीडाइज होने का क्लोरोफिले की वजह है नेसेंट ऑक्सीजन, उससे भी तो कैरोटिनॉइड बचा रहा है। इसीलिए कैरोटिनॉइड्स को कहते हैं शील्ड पिगमेंट, शील्ड पिगमेंट, या बोलो एंटीऑक्सीडेंट। शील्ड पिगमेंट या एंटीऑक्सीडेंट। कोई समस्या तो नहीं है? और देखो क्या करते हैं लोग, फ्लावर को कलर देते हैं टू टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, मतलब इंटोमोफिली में भी मदद करते हैं। फ्रूट्स
फ्रूट्स को कलर देते हैं ताकि एनिमल फ्रूट्स को खाए और उसके सीड इधर उधर बिखेर दे। इसे क्या बोलते हो? सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। क्या बोलते हो? जूकोरी। उसमें भी मदद करेंगे। और पिछली क्लास में बताया तो था बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। एक बीटा कैरोटीन के डाइजेशन से 2 विटामिन ए मिलेंगे, है ना? तो ये 2-4 फंक्शन मैंने बताया, फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स बता दिए थे मैंने। फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड में पहला लिखो, दे एक्ट एज, ये सब नहीं लिखना है, रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा। दे एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट और एंटीना पिगमेंट। दे एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट, कैरोटीनॉइड्स की बात हो रही है। दे एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स और एंटीना पिगमेंट्स। मॉड्यूल में भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दे एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स और एंटीना पिगमेंट्स as they absorb light of different wavelength, as they absorb light of different wavelength and transfer energy to chlorophyll A. ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, एक काम हो गया। दूसरा, दे कन्वर्ट nascent oxygen into molecular oxygen. They convert nascent oxygen into molecular oxygen. Nascent oxygen into molecular oxygen. रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा ना, याद रखना है। तीसरा लिखो, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, so also called as shield pigment or antioxidant. They protect chlorophyll A from photooxidation, so also called as shield pigment या antioxidant. Shield pigment या antioxidant. Shield pigment या antioxidant कहेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और लिख लो, they help in entomophily and zoochory. Zoochory सबको पता है ना, seed dispersal by animals. They help in entomophily and zoochory. विटामिन ए इससे बनता है, पिछली क्लास में बता चुका हूं। अच्छा, अब ऐसा करो, फोटो ऑक्सीडेशन एग्जैक्टली क्या है अलग से एक जगह लिख लो, क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन लोग आधा जानते हैं, तो फोटो ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर लो कहीं पर, अलग से लिख के रखो। फोटो ऑक्सीडेशन क्या है? ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या है वो लिख लो। ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन of chlorophyll A, oxidative destruction of chlorophyll A, due to high light intensity. दो वजह है डैमेज होने की, या तो बहुत सारी लाइट पड़ जाए या फिर दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन, दोनों। तो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल ए ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी or due to oxidizing nature of nascent oxygen, हो गया? अच्छा, तो कैरोटीनॉइड की बात खत्म हुई। थोड़ा सा फाइकोबिलेंस बता देता हूं। फाइकोबिलेंस
क्योंकि फाइकोबिलिन तो ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में होते हैं। देखो भाई, फाइकोबिलिन्स पिछली क्लास में बताया था, ये प्रोटीनीशियस नेचर के हैं और ये सॉल्युबल है हॉट वाटर में। और क्या, इनकी सिंथेसिस के लिए भी लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस। इनकी सिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। इनमें ना तो मैग्नीशियम होता ना फाइटोल टेल होती। मैग्नीशियम और फाइटोल टेल एब्सेंट होगा। एक बात और, कहां मिलेंगे ये? ब्लू ग्रीन एल्गी में और रेड एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी, ये तीन तरह के हैं, याद है? ब्लू कलर का है तो फाइकोसाइनिन, रेड कलर का है तो फाइकोइरिथ्रिन, और लाइट ब्लू है तो एलोफाइकोसाइनिन। सही है? अच्छा, ये चलो टाइप्स बता देता हूं। टाइप्स में पहला बोला मैंने फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर का है। दूसरा है फाइकोइरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का है। तीसरा एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन जो कि लाइट ब्लू कलर का है। ये हो गए फाइकोबिलेंस। पिगमेंट क्लोज करने के पहले दो लाइनें बताने वाला हूं, और वो दो लाइन क्या है? ठीक है, लिख लिया। फाइकोसाइनिन ब्लू, फाइकोइरिथ्रिन रेड और एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू। अच्छा देखो, अगर पत्तियां पीली पड़ जाए, लीव्स का कलर क्या हो जाए? येलो, किसके कारण? ड्यू टू इनसफिशिएंट लाइट। अंधेरे के कारण अगर पत्तियां पीली पड़ जाए तो कहेंगे इटियोलेशन। क्या कहते हैं? इटियोलेशन। अब अंधेरा छोड़कर किसी भी वजह से पत्ती पीली पड़े, चाहे वो मिनरल डेफिशिएंसी हो या वायरस का इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, उसे बोलेंगे क्लोरोसिस। अंधेरे में रखने से पत्ती पीली पड़े तो इटियोलेशन, और किसी भी वजह से हो रहा है क्लोरोसिस। सही आ चुका है एक बार? तो ये दो लाइन लिख लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के पेज 210 वो जो ग्राफ है ना, उधर ले चलता हूं। पहली लाइन लिखो, येलोइंग ऑफ लीव्स, yellowing of leaves due to insufficient light. Yellowing of leaves due to insufficient light. इसे क्या बोलेंगे? इटियोलेशन। और अगर yellowing of leaves हो ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ऐसा कुछ भी हो, तो क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये बता दिया। ओके, तो ये हो गया भाई। अब आ जाओ एनसीईआरटी में, वो तीन ग्राफ बने ना, दो तीन लाइनें वही एनसीईआरटी में ही जुड़वाऊंगा उसमें। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हैं अपन, तीन तीन चीजें हैं वहां। पहला ग्राफ किसका है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। याद है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बताएगा? कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करेगा, है ना? चलो देख लेते हैं। तीन ग्राफ बने हैं, तीनों एक एक करके देख लेते हैं। इधर देखना, पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। किसे स्टडी करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
फोटोमीटर से, यह इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। और देखो कैसे बनाना है, ये रहा, ये लो भाई, इधर एनसीईआरटी ने लिखा है क्या, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाई क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, बाई क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, इधर ये लिखा हुआ है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाई क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है। इधर वेवलेंथ दी हुई है 400, ये 500, ये 600 और ये 700। 400 से 500 के बीच आ जाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इसे क्या बोल सकते हो आप, ब्लू रीजन। और 500 के बगल में क्या है, ग्रीन, और 600 के जस्ट पहले येलो, ऑरेंज और ये रेड, इसे क्या नाम दिया था मैंने, रेड रीजन, रेड रीजन, सही है। अच्छा, तो देखो पहले किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाने जा रहा हूं, क्लोरोफिल ए का। देखना कौन सी लाइट ज्यादा कौन सा कम एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए। तो देखना जरा, ऐसे करके बना रहा हूं मैं, ये ऐसे करके, ये लो भाई, ये रहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल ए कहां पर एब्जॉर्प्शन पीक मैक्सिमम बना रहा है, ब्लू पर, ब्लू पर, ब्लू रीजन में। फिर पूछा है कि क्या कहीं और भी बना रहा है, हाँ यस, रेड लाइट पर, ब्लू और रेड पर पीक बनाता है। ज्यादा बड़ा पीक कहां है, ब्लू पर, सेकंड हाईएस्ट रेड पर। क्लोरोफिल बी का भी यही हाल है, क्लोरोफिल बी के साथ भी यही है। देखो क्लोरोफिल बी का बना रहा हूं, क्लोरोफिल बी का ये कुछ इस तरह से, ये लो, ये क्लोरोफिल बी का है। तो क्लोरोफिल बी में भी यही बोलूं कि वो भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पीक कहां बनाता है, ब्लू और रेड में। सबसे बड़ा पीक ब्लू और सेकंड हाईएस्ट रेड, मतलब क्लोरोफिल ए और बी दोनों मैक्सिमम कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू, सेकंड हाईएस्ट रेड, सिंपल। और कैरोटीनॉइड्स का, कैरोटीनॉइड्स का सिंपल है, कैरोटीनॉइड्स का तो ऐसे करके बना देना, देखो एम बनाना है और 510 520 के पास गिरा देना है, ये कैरोटीनॉइड्स का हो गया। कैरोटीनॉइड कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया, ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन, तो कैरोटीनॉइड क्या एब्जॉर्ब किया, ब्लू एंड ग्रीन। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो लेबलिंग, एक तो लेबलिंग। तो लेबलिंग तो आपको पहचान में रहेगा, जो ब्लू की तरफ ज्यादा ऊंचा है, जो ब्लू की तरफ ज्यादा ऊंचा है वो क्लोरोफिल बी है, और जो रेड की तरफ ज्यादा ऊंचा है वो क्लोरोफिल ए है। क्या कहते हो, ब्लू की तरफ सबसे ऊंचा जो दिखे वो क्लोरोफिल बी है, और रेड की तरफ जो सबसे ऊंचा दिखे वो क्लोरोफिल ए है। और एम बोले तो कैरोटीनॉइड, या तो लेबलिंग आ जाएगी, या तो फिर जो लाइन में बोल रहा हूं वो आ जाएगा। तो दो लाइन लिख लो ना वहीं पर कहीं, क्या लिखोगे, बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, both chlorophyll A and B form maximum absorption peak. Both chlorophyll A and B form maximum absorption peak in blue light. Both chlorophyll A and B form maximum absorption peak in blue light.
and then in red light, in blue light and then in red light. सबसे बड़ा पीक कहां है? ब्लू में दोनों का, और देन इन रेड लाइट. एक लाइन और लिख दो कि कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट. क्या? कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट. कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट. या तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है या तो लेबलिंग आ जाएगी बस. कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया भाई. अब लेकर आ रहा हूं एक्शन स्पेक्ट्रम. क्या बताएगा वो कि कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होती है या ज्यादा होती है. चलो देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. देखना एक्शन स्पेक्ट्रम. तो देखो इधर क्या दिया एनसीईआरटी ने? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अच्छे से देखना क्या लिखा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करेंगे? बाय रेट ऑफ O2 रिलीज. और भाई O2 कम निकल रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट कम है, और अगर O2 ज्यादा निकल रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है. ठीक है. अच्छा, इधर वही सब 400, 500, 600, 600, 700 यही है. और जो बनाया था उधर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ब्लू रीजन है. और फिर 500 के जस्ट बगल में क्या लिखा है? ग्रीन रीजन है. फिर येलो, ऑरेंज और रेड, ये पूरा क्या है? रेड रीजन है. अच्छा देखो अब आप एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताएगा? कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, किसमें कम होती है? हमें तो पता है, फिर भी एक बार बना देते हैं. देखो भाई कुछ इस तरह से. अरे 500 और 600 के बीच V बनाना है और ऐसे करके इसे यहां क्लोज करना. देखो तो जरा, ये ब्लू लाइट है और ये रेड लाइट है और मिनिमम ग्रीन पर है. तो सब ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा हो रही है ना? ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा हो रहा है फोटोसिंथेसिस मिनिमम ग्रीन में. मिनिमम ग्रीन में. लेकिन बात तो ये है ग्रीन में फोटोसिंथेसिस हो क्यों रही है? क्लोरोफिल ए और बी तो ग्रीन एब्सॉर्ब ही नहीं कर रहे. हाँ मतलब बोलू लिटिल फोटोसिंथेसिस that occur in green light is due to carotenoids. सही है. तो एक्शन में भी दो लाइन लिख लो. और क्या क्या लिखोगे? पहला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस occur in blue and red light. Maximum photosynthesis occur in blue and red light. Maximum photosynthesis occur in blue and red light, and minimum in red light. Oh, sorry, minimum in green light. Maximum photosynthesis occur in blue and red light, and minimum in green light. Minimum in green light. हुई क्या? क्यों? वहां पर लिख लो एक लाइन छोटी सी वहां पर कि little photosynthesis that occur in green light. Minimum photosynthesis that occur in green light is due to minimum photosynthesis that occur in green light is due to carotenoids. Is due to carotenoids. हो गया. तो देखो भाई या तो लेबलिंग आएगी या तो ये लाइन आएंगे. अच्छा, अब इसके बाद क्या किया एनसीईआरटी ने? ये ब्लू वाला ग्राफ, ये ब्लैक वाला ग्राफ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर किया है. मतलब किसको किसको कंपेयर किया है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर किया है. तो चलो हम भी कंपेयर कर देते हैं.
तो यहां पर ये देखना, इधर एनसीईआरटी ने लिखा है लाइट एब्जॉर्ब, और इधर सिर्फ वेवलेंथ। ये देखो 400, 500, 600, 700। मैं ऐसा करता हूं, ये क्लोरोफिल ए वाले को ना रेड कलर से दिखा देता हूं। क्लोरोफिल ए वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रेड से बना देता हूं ताकि समझना आसान रहे। ये देखना, ये क्या बना दिया हमने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बना दिया। अब क्या बनाना है, ये ब्लैक वाला एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो तो जरा, एक्शन स्पेक्ट्रम इसके जस्ट ऊपर से हो रहा है ना, इसके ऊपर से पास हो रहा है। अच्छा, ये एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। बड़े ध्यान से एनसीईआरटी की लाइंस आ रही है आप, क्योंकि जब से मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अब एनसीईआरटी बोलना पड़ेगा। सुनो, ये ब्लू वाला जोन है, ये रेड वाला जोन है, और ये ग्रीन वाला, राइट, ये ग्रीन वाला। ये सब देखते हुए बोलू, क्लोरोफिल कौन सी लाइट को ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है, ब्लू और रेड। अब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां हो रही है, ब्लू और रेड। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. जिन लाइट को क्लोरोफिल ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है, बोले तो ब्लू एंड रेड, उन्हीं लाइट पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही। तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है मेन पिगमेंट है एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस क्या ये दोनों ग्राफ कंप्लीटली 1:1 ओवरलैप हो रहे हैं? 1:1 तो ओवरलैप तब बोलता ना जब ब्लैक और रेड लाइन एक के ऊपर एक चलते। तो ये ओवरलैप हो क्यों नहीं रहे? ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। आंसर बाद में लिखेंगे, अभी आप सिर्फ देखो। अगर ये जो ग्राफ है, इनको देखकर अपन को नहीं लग रहा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू में होती है और रेड में होती है ना? लेकिन चक्कर ये है कि क्लोरोफिल ए अकेला अगर सब कुछ कर रहा होता, ध्यान देना अच्छे से, क्लोरोफिल ए अगर अकेले बैठ के सब कुछ कर रहा होता तो क्लोरोफिल ए कहां तक की लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है? यहां तक की, मतलब ये वाली वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस में यूज होती, और फिर यहां से यहां यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल अकेले दम पर अगर फोटोसिंथेसिस कराता तो फिर ये वाला फोटोसिंथेसिस कहां तक होती, ये वाला और ये यहां तक, बस। मतलब इस वेवलेंथ में तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, कि नहीं? अगर क्लोरोफिल अपने दम पर फोटोसिंथेसिस करता, खुद ही लाइट एब्सॉर्ब करता, खुद ही फोटोसिंथेसिस करता, तो सिर्फ इतने वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस होती और इतने पर होती। लेकिन यहां तो 400 से 700 नैनोमीटर, पूरा यहां से यहां तक। देखो ना, इधर भी तो ग्राफ चल रहा है। जिन लाइट को क्लोरोफिल नहीं एब्सॉर्ब कर रहा है, उन लाइट पर भी फोटोसिंथेसिस का ग्राफ दिख रहा है या नहीं? ऐसा हुआ कैसे? ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट्स, है कि नहीं? अरे भाई, जिन लाइट को क्लोरोफिल एब्सॉर्ब नहीं कर सकता,
जिन वेवलेंथ लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उन लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेंगे? एसेसरी पिगमेंट। और उसकी एनर्जी किसको दे देंगे? एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को, कि ले भाई इससे भी फोटोसिंथेसिस करा दे। समझ रहे हो? मतलब जिन लाइट को क्लोरोफिल ए खुद नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, उन्हें कौन एब्जॉर्ब करते? एसेसरी पिगमेंट। तो ये इतने वेवलेंथ, यहां से लेकर यहां तक जो वेवलेंथ है, इन पर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो किसके कारण हो पा रही है? एसेसरी पिगमेंट्स के कारण। तो बोलो एसेसरी पिगमेंट ने क्या किया? ध्यान से सुनो। उन्होंने इनेबल कर दिया, क्या कर दिया? इनेबल कर दिया अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज हो सके फोटोसिंथेसिस में, उसमें मदद किया इन्होंने, है कि नहीं? और एसेसरी पिगमेंट एक काम और करते हैं, क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। वो तो है ही है ना, कैरोटीनॉइड का काम है। लेकिन इन्होंने और क्या किया? वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब 400 से लेकर 700 नैनोमीटर एक एक वेवलेंथ लाइट यूज हो रही है फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके कारण? एसेसरी पिगमेंट्स के कारण। और एसेसरी पिगमेंट है कौन? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कौन है? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। सही है। शुरुआत कहां से करो? सबसे पहले पेज 210 का बॉटम एक क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो उस क्वेश्चन को। अरे वही कि ये दोनों ग्राफ 1 to 1 ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं? आंसर दो नो, और नो लिखने के बाद कारण भी लिखो। नो लिखने के बाद आंसर दो, क्या कारण भी तो बताओ। इट इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। ओवरलैप क्यों नहीं हो रहे? ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। सही है। इसी पेज में ऊपर एक करेक्शन कर लो, लाइन नंबर 11-12 में देखो तो जरा, कहीं कैरेटिनॉइड्स लिखा है। अरे भाई, जब जैंथोफिल आपने लिख दिया तो फिर कैरोटीन लिखो। और अगर जैंथोफिल हट या कैरोटिनॉइड लिख रहे हो तो जैंथोफिल हटाओ, क्योंकि कैरोटिनॉइड के अंदर ही तो जैंथोफिल आ जाएंगे। तो यहां जो कैरोटिनॉइड लिखा है पेज 210, 11वीं 12वीं लाइन में कहीं पर है, कैरोटिनॉइड को काट के कैरोटीन करो। क्या? फिर उसी के जस्ट नीचे येलो और टू काट दो। किसे काटो? येलो और टू को। सिर्फ येलो ऑरेंज छोड़ो, येलो और टू कट करो, सिर्फ येलो ऑरेंज छोड़ो। याद है कैरोटीन का कलर क्या पड़ा था? येलो ऑरेंज। अब पेज नंबर 211 फोर्थ लाइन पढ़ो। डू क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट। क्लोरोफिल के बगल में ए लिखो, फोर्थ लाइन पेज 211। 211 फोर्थ लाइन में लिखा है ना, टू क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट, उसे पूरा लिखो, क्लोरोफिल ए इज मेजर पिगमेंट। सही है। और सिक्स्थ लाइन में फिर से कैरोटिनॉइड को काट के कैरोटीन करो। सिक्स्थ लाइन में फिर से कैरोटिनॉइड को काटकर कैरोटीन करो। अरे एसेसरी पिगमेंट के नाम लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल, ये एसेसरी है। और आखिरी की दो लाइन पढ़ो ना, जो मैंने बोला था वही लिखा है या नहीं? क्या लिखा है? कि ये केवल वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं बढ़ाते जो यूज हो जाए फोटोसिंथेसिस में, प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से। यही लिखा है क्या? तो देखो भाई, पेज 210 का वो पार्ट भी हो गया। 211 फर्स्ट पैराग्राफ। एनसीईआरटी ने अब हेडिंग डाली है व्हाट इज लाइट रिएक्शन, लेकिन अभी लाइट रिएक्शन की बात नहीं होने वाली है। अभी बात होने वाली है फोटो सिस्टम की,
या जिसे क्या बोलते हो, पिगमेंट सिस्टम, या क्या बोलते हो, फोटोसिंथेटिक यूनिट। सभी ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपको फोटोसिंथेसिस की समझ को और अच्छा करेगा, इसलिए बहुत अलर्ट होकर समझना। हाँ, लगभग लगभग बनेगा। अच्छे से मैच कर जरा। क्लोरोफिल बी का ग्राफ एक्शन के ऊपर नहीं जा रहा है, हा? है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन कंपेयर कर क्लोरोफिल बी का, कहां जा रहा है वो, एक्शन के भी बाहर, है कि नहीं? कहां होना चाहिए, क्लोरोफिल ए का रोल प्लस एसेसरी का रोल, इतना आ गया। अब तू वहां तक ले जाएगा तो वो तो बेचारा फिर कहां सेट करेगा एक्शन को, ठीक है ना? वो इसीलिए। अच्छा चलो, अब देखो, अब बारी आती है। हाँ बोलो, क्या लिखा हुआ है? कहां पर, एक सेकंड दिखाओ भाई। हाँ, सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक रख दिया। क्या ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज है? नहीं है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि वी आर कंपेयरिंग द टू, ठीक है। और आप सब जानते हो सुपर इम्पोज का मतलब एक के ऊपर एक लाइन चलना, वो कहां चल रही है और नहीं चल रही है, इसीलिए एसेसरी पिगमेंट का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, नहीं तो कहां समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, व्हाट इज लाइट रिएक्शन में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या फोटोसिंथेटिक यूनिट, जिसे शॉर्ट में हम PSU कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्या होता है ये, ध्यान देना। इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में बकायदे डिटेल में लिखा हुआ है ये पार्ट, तो आप सिर्फ यहां पर देखें फिर हाल तो देखो इधर, ये रहा एक थाइलकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलकॉइड मेम्ब्रेन। अरे मेम्ब्रेन कोई भी हो, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा, लिपिड के साथ प्रोटीन भी तो होंगे, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, तरह तरह की चीजें होंगी। थाइलकॉइड मेम्ब्रेन में ये तो होगा ही, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज होती है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। देखो ना, यहां पर, यहां पर एक ग्रुप है पिगमेंट्स का, देखो यहां पर एक ग्रुप है पिगमेंट्स का। ये जो एक ग्रुप दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं फोटो सिस्टम। नहीं, इस तरह के कई ग्रुप है। मान लो यहां पर भी एक ग्रुप है, यहां पर भी एक ग्रुप है पिगमेंट का, पूरी थाइलकॉइड मेम्ब्रेन में है, पूरी थाइलकॉइड मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन तो है ही, पूरे मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन है। ये नहीं कि जब पिगमेंट मतलब सिर्फ पिगमेंट है, नहीं, इनके साथ साथ ये भी है यहाँ, मतलब ये यही है। तो इस तरह पूरे मेम्ब्रेन में कई जगह ये जो पिगमेंट के ग्रुप है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ photosynthetic pigments, group of photosynthetic pigments present in thylakoid membrane। थाइलकॉइड मेम्ब्रेन में ये जो पिगमेंट्स का ग्रुप है, इसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। ठीक, और सुनो, दो तरह के फोटोसिस्टम होते हैं, ये बताया था इमर्सन और एर्नोल्ड ने, बाई वर्किंग ऑन क्लोरेला। कैसे बताया था ये, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ना, दो एक्सपेरिमेंट, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट।
बताऊंगा, वहां पर डील हो जाएगी इस बात की। लेकिन अभी बात यह है कि इन्होंने बताया कि क्लोरेला में काम किया और बताया दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, एक है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक है फोटो सिस्टम सेकंड। ये किसको फर्स्ट बोलना है किसको सेकंड बोलना है इस बेसिस पर नाम नहीं है कि जो पहले काम करेगा वो फर्स्ट, जो बाद में काम करेगा वो सेकंड। जी नहीं, जो पहले डिस्कवर हुआ वो फर्स्ट, जो बाद में डिस्कवर हुआ वो सेकंड। राइट। एक और कॉन्सेप्ट सुनो। तो क्या बोला मैंने पहले? तो मैंने बोला इमर्सन एंड अर्नोल्ड। ये सब नोट्स में एज इट इज लिखा मिलेगा आपको। इमर्सन एंड अर्नोल्ड वर्कड ऑन क्लोरेला, ग्रीन algae है ना, and suggested existence of two photosystems, existence of two photosystems। कौन कौन से? photosystem first and second, and these photosystem have been named, these photosystem have been named in the sequence of their discovery, in the sequence of their discovery इनकी नेमिंग की गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है? खास बात समझे अच्छे से। जो प्लांट धूप में होते हैं, धूप में जो होते हैं उन्हें कहते हैं, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उन्हें कहते हैं हेलियोफाइट्स। जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं, जो धूप में ग्रो करते हैं, उन्हें मैं कहता हूं हेलियोफाइट्स। और जो शेड लविंग प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं सियोफाइट्स, शेड लविंग प्लांट्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या लेकर आ रहा हूं उस पर फोकस करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली बात करेंगे। इधर सुनो। जो पौधा धूप में ग्रो कर रहा है, धूप में ग्रो कर रहा है, वो तो खूब सनलाइट पा रहा है, खूब सनलाइट पा रहा है ना, तो वो क्या करेगा? अपने फोटो सिस्टम के पिगमेंट्स को कम एरिया में फैला के रखेगा। समझना ध्यान से, थोड़ा अलग बात बता रहा हूं। क्या? जो पौधा धूप में उग रहा है उसे तो खूब लाइट मिल जाती है, तो वो अपने पिगमेंट्स को कम एरिया में फैला के रखेगा। क्यों? क्योंकि इतने एरिया, देखना इधर, इतने डायमीटर में ही इतनी लाइट मिल जाती है जिससे वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जो धूप में पौधे होंगे उनका जो फोटो सिस्टम होगा वो छोटे छोटे साइज का होगा, ज्यादा दूर दूर नहीं फैला होगा, इतने इतने एरिया में ही होगा। और नंबर ऑफ फोटो सिस्टम भी कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ सिस्टम भी कम होंगे और छोटे छोटे साइज के होंगे। तभी आपने देखा होगा जो पौधे धूप में ग्रो करते हैं उनकी पत्तियां लाइट ग्रीन होती है, ज्यादा डार्क ग्रीन नहीं होती। राइट। और जो शेड में पौधा उगता है उस बेचारे को तो लाइट ही नहीं मिल रही, इसलिए वो अपने पिगमेंट्स को ज्यादा सरफेस एरिया में फैला के रखते हैं। मतलब उनका हर एक फोटो सिस्टम लार्ज साइज का होगा। एक बात। और दूसरी बात, ओ डिजिटल इंडिया इधर कहां खोया हुआ है, इधर ध्यान दे भाई। मैं बोल रहा हूं जो शेड में ग्रो कर रहा है पौधा उस बेचारे को लाइट ही नहीं मिल रही, तो अपने फोटो सिस्टम को ज्यादा सरफेस एरिया में फैला के रखेगा ताकि कम से कम इतने एरिया में लाइट पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट ले पाएगा और ज्यादा नंबर ऑफ फोटो सिस्टम रखेगा। समझे? इसीलिए कभी देखना जो घास पेड़ के नीचे ग्रो कर रही है शेड में वो डार्क ग्रीन होगी और जो धूप में ग्रो कर रही होगी ना वो लाइट ग्रीन होगी। बेवजह कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, आगे चलकर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन डार्क ग्रीन होगा कौन लाइट ग्रीन होगा। तो जो छाया में ग्रो कर रहा है उसमें फोटो सिस्टम ज्यादा है, बड़े साइज के मतलब पिगमेंट ज्यादा है, तो अभी ऐसे डार्क ग्रीन होगा। ठीक है। तो जो सन लविंग प्लांट्स हैं उनमें क्या बोल रहा हूं, लेस और स्मॉल साइज्ड फोटो सिस्टम होंगे।
लेस होंगे और स्मॉल साइज फोटो सिस्टम होंगे। और जो शेड लविंग प्लांट है, मोर एंड लार्ज साइज्ड फोटो सिस्टम होंगे, लार्ज साइज्ड फोटो सिस्टम होंगे। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, एक फोटो सिस्टम को डिटेल में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। हाँ, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको रखो अपने पास, बाकी जरूरत नहीं है, नोट्स में है आपके पास। आई थिंक ये लाइन भी होंगी, है ना। हाँ, तो फोटो सिस्टम बहुत अच्छे से लिखा रखा था मैंने, क्योंकि यहां से देखो, जो समझने वाले टॉपिक है और जो जो चाहिए वो चीज मैं खुद ही लिखा देता हूं, कि ताकि इन्हें उधर उधर ना ढूंढना पड़े। तो देखो, अभी मैं क्या करने वाला हूं, फोटो सिस्टम को डिटेल में बताने वाला हूं, फोटो सिस्टम को डिटेल में बताने वाला हूं, सभी ध्यान दे रहा हूं। फोटो सिस्टम को डिटेल में हम देखेंगे। हो गई वो दो लाइन जो लिखना चाह रहा था एनसीईआरटी में, वो लिख सकता था ये दो लाइन। अच्छा, फोटो सिस्टम में क्या होता है सुनो तो। हर एक फोटो सिस्टम में, इधर देखो, एक वीआईपी पिगमेंट है। ये जो वीआईपी है, हर एक फोटो सिस्टम में एक वीआईपी पिगमेंट होता है। अरे कुछ नहीं, जिसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अरे क्लोरोफिल ए 700 या क्लोरोफिल ए 680 की बात कर रहा हूं। तो हर एक सिस्टम में एक होगा, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर या ट्रैप सेंटर। रिएक्शन सेंटर बोलता हूं या ट्रैप सेंटर कहता हूं इसे। और अगर इस वीआईपी को हटा दूं, क्या वीआईपी है सब दिखेगा, सब बताऊंगा अच्छे से। अब ये जान लो, लाइट रिएक्शन के गेट तक इसी को पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे हम, तरह तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर मैं इस वीआईपी को हटा दूं, ये लो हटा दिया, अब जो बचा है ये 250 से 400 एसेसरी पिगमेंट्स हैं, 250 टू 400 एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अब पता है किससे जुड़े होते हैं ये, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन से। किससे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन। एनसीईआरटी लिखती है कि एलएससी में जो पिगमेंट्स हैं वो किससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अरे बोला ना, लिपिड प्रोटीन तो पूरे पिगमेंट पूरे मेम्ब्रेन में है, और साथ में ये पिगमेंट्स भी हैं। तो पिगमेंट किससे जुड़े हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की प्रोटीन से। अच्छा, तो ये जो बचे ना रिएक्शन सेंटर छोड़कर, ये 250 से 400 एसेसरी पिगमेंट्स है। और इस पिगमेंट के ग्रुप को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो हर फोटो सिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो रिएक्शन सेंटर और दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम एलएचसी कहते हैं और एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब दोनों के बारे में तारीफ तो करनी होगी ना, तो ध्यान से देखना क्या खास है। रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर की बात कर रहा हूं। पता है इसमें खास क्या है, कि रिएक्शन सेंटर कुछ और नहीं, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है। या तो क्लोरोफिल ए 700 या क्लोरोफिल ए 680। और खास क्या है, लाइट जब पड़ती है ना, तो इनका इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, ये खास है। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, single molecule of chlorophyll A, from which electron exits during light reaction। बाकियों का इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा, सिर्फ इसी का इलेक्ट्रॉन भागेगा, इसलिए खास है। तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है ये, जिससे इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर जाएगा ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। और आप सब जानते हो, अगर PS1 है
तो रिएक्शन सेंटर पर क्या होगा? क्लोरोफिल 700 या बोलो पिगमेंट 700, और अगर PS2 है तो क्लोरोफिल 680 या बोलो P680, बोले तो पिगमेंट 680। ये नाम क्या बताता है कि ये सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? क्लोरोफिल 700 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है 700 नैनोमीटर पर। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? ये 700 नैनोमीटर। और ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है 680 नैनोमीटर। मतलब सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? ये 680 नैनोमीटर। सुनो, अरे यहीं से तो डिसाइड होगा कि इनमें से कौन फोटो सिस्टम फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। अगर मान लो ये क्लोरोफिलेज 700 है, अगर ये क्लोरोफिलेज 700 है, तो पता है जो LHC है उसका नाम रखेंगे LHC फर्स्ट। जो बाकी बचा ना पिगमेंट, उसे क्या बोलेंगे? LHC फर्स्ट। और इस पूरे ग्रुप को कहेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट। लेकिन अगर ये रिएक्शन सेंटर पर क्लोरोफिलेज 680 है ना, तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, पता है उसका नाम क्या देंगे? LHC सेकेंड। और इस पूरे ग्रुप को नाम देंगे फोटो सिस्टम सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी देखते रहो। और LHC में क्या बोला था मैंने कि इट हैज व्हाट 250 to 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ, एनसीईआरटी ने गिनती नहीं लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो मैंने गिनती लिख दी। कंटेन 250 to 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। और क्या बोला था कि एसेसरी पिगमेंट किससे जुड़े होते हैं? बाउंड टू प्रोटीन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। किससे जुड़े हैं? टू प्रोटीन ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक। और सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं कि एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? अरे भाई, क्लोरोफिलेज 700, ध्यान से, क्लोरोफिलेज 700 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा। बाकी लाइट कौन एब्जॉर्ब करेंगे? एसेसरी पिगमेंट। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे? अगर क्लोरोफिलेज 700 अकेले को बोल दूं कि जा तू फोटोसिंथेसिस कर, तो सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट ले रहा है मैक्सिमम। तो बाकी लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? एसेसरी पिगमेंट। और फिर उस लाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी किसको देंगे? एसेसरी पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर को। अरे मतलब इसको हटा दो, इनका काम यही है, लाइट लो और उसकी एनर्जी को किसको दे दो? रिएक्शन सेंटर को, कि ले भाई इससे भी फोटोसिंथेसिस करा ले। मतलब ये डायरेक्ट लाइट तो ले ही रहा है, डायरेक्ट लाइट तो ले ही रहा है, अब पड़ोसियों से भी लाइट एनर्जी लेकर उससे भी फोटोसिंथेसिस कराता है। तो बोलूं कि दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो एसेसरी पिगमेंट्स करते क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स की अगर बात करूं, एसेसरी पिगमेंट्स increase the efficiency of photosynthesis, increase the efficiency of photosynthesis by absorbing light of different wavelength, by absorbing light of different wavelength, by absorbing light of different wavelength and transferring energy to reaction center. कोई समस्या तो नहीं है? सब सही है? क्या समस्या तो है? हाँ हाँ, थोड़ा इंतजार करो ना, अभी पूरा कर दिया क्या मैंने? अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि ये होता है, कैसे काम करेगा वो मैं बताऊंगा। हाँ, सिंगल मॉलिक्यूल है। कौन सा? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है।
एक फोटो सिस्टम में एक मॉलिक्यूल होगा। हाँ, नंबर ही है, सिंगल मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा, और कुछ नहीं होगा। हाँ चलो, अब क्या करने वाला हूं मैं? अरे ये तो बेसिक बात थी, अभी लेवल, अब आपका कॉन्सेप्ट सही करना है, कैसे क्या प्रोसेस चलती है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, देखो तो मैं एक फोटो सिस्टम का ये इतना हिस्सा निकाल के बाहर ला रहा हूं, देखो जरा, इतना हिस्सा निकाल के बाहर ला रहा हूं, अब पूरी प्रोसेस बताता हूं कि फोटो सिस्टम कैसे काम करता है, और पूरे ईटीएस तक लेके जाऊंगा। और ये जो बोला ना इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्यों क्या सब दिखेगा। तो देखो, ये लाइनें एज इट इज जो नोट्स मिले हैं आपको उसमें है, आपको मैं वर्किंग दिखाता हूं, देखना जरा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सब जुड़े होंगे बच्चे, सब जुड़े होंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ एसेसरी के लिए लिखा है ना। और सुनो इधर, क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं क्या कि एलएचसी में या हर फोटो सिस्टम में, एनसीईआरटी ने ऐसी लाइन लिखी, लोग उलझ के बैठ जाते हैं और लोग लेकर आ जाते हैं, सर एनसीईआरटी में तो लिखा है कि एक फोटो सिस्टम में सभी पिगमेंट आ जाते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। तो सर तो रिएक्शन सेंटर छोड़कर बोलते हैं फोटो सिस्टम। जी नहीं, आप अच्छे से नहीं पढ़ते इसलिए ये मतलब निकालते। एनसीईआरटी ने ये लिखा है, सुनो, हर फोटो सिस्टम में एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, मतलब रिएक्शन सेंटर हटा दो, अब जो बचा उससे एलएचसी या एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये मतलब लिखा है। ये नहीं लिखा है कि एक मॉलिक्यूल हटा दोगे अब फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल हटा दिया जाए, अब जो बचा वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, देखते रहना। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ही बोलना है, एनसीईआरटी बोलती है। अच्छा सुनो, इस डायग्राम को चलो मैं बाहर लेकर आता हूं और पूरी वर्किंग बताता हूं। मान लो, ध्यान देना भाई, ये लो, ये रहा रिएक्शन सेंटर, ये रहा रिएक्शन सेंटर। अगर PS1 है, अगर PS1 है तो क्या है ये मॉलिक्यूल? क्लोरोफिले 700। और अगर PS2 है तो क्या है ये? क्लोरोफिले 680। और सुनो, बाकी एसेसरी पिगमेंट क्या है? LHC। अगर PS1 पढ़ रहे हो तो बोलो LHC फर्स्ट, PS2 पढ़ रहे हो तो बोलो LHC सेकेंड। ठीक है, मान लो ये PS1 है, मान लो PS1 है, तो 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए इसको। क्या चाहिए इसको? 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। तो 700 नैनोमीटर वाली लाइट तो ये खुद एब्सॉर्ब करेगा, बाकी लाइट कौन एब्सॉर्ब करेंगे? पड़ोसी। ध्यान से सुनो, एसेसरी पिगमेंट। सर क्या लाइट का बंटवारा होगा? अरे नहीं, आप ध्यान से देखो, अरे ये तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, हमने फैला के बड़ा सा बना दिया, ये तो माइक्रोस्कोपिक है। तो जब लाइट पड़ेगी तो सब अपने अपने वेवलेंथ की लाइट ले लेंगे, सबका अपना कैरेक्टर होता है कि मैं ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करूंगा, मैं ये वाली। फॉर एग्जांपल मान लो इस रो में पिगमेंट जो है, वो एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो सबसे दूर वाला रो है ना, ये लोग सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करते हैं 430। मान लो ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं 500 नैनोमीटर वाली, ये एब्जॉर्ब करता है 550 वाली, ये 600 वाली, ये 650 नैनोमीटर वाली, और इसे चाहिए 700 नैनोमीटर वाला। सही है? अच्छा, तो 700 वाली तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी क्या क्या देखो, 430 वाली इसने एब्जॉर्ब की। अभी लाइट को मैं एनर्जी लेवल पर लेके जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करना, अभी
अब ये देखो, इसने एक फोटोन ऑफ लाइट एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्ब करके क्या करेगा, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और अपने पड़ोसी को लाइट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये अपने पड़ोसी को ट्रांसफर करेगा, ये अपने पड़ोसी को, ये अपने को, और ये अपने को। तो ये जो लाइट एनर्जी, एसेसरी पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर के पिगमेंट में क्या अंतर है वो देखने का वक्त है। इधर वाले पिगमेंट पता है क्या करता है, लाइट एनर्जी लेते हैं और लाइट एनर्जी अगले को पास करते हैं, और पता है इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। लाइट एनर्जी लेना और लाइट एनर्जी ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है, ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को पास कर ले। लेकिन जब ये रिएक्शन सेंटर को मिलेगा तो ये तो अलग टाइप का पिगमेंट है। ये क्या करेगा, सुनो, ये लाइट एनर्जी लेगा और लाइट एनर्जी जब लेगा ना तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ, बोला था ना रिएक्शन सेंटर वो क्लोरोफिल है जिससे इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ, यहां पर कोई बैठा था, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके भाग गया। कौन ले गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और देखो, मान लो PS2 है, ये PS2 है, तो इलेक्ट्रॉन लेके भागा मान लो A, फॉर एग्जाम्पल A से लेके भागा B, A लेकर भागा, A से ले गया B से ले गया C से ले गया D, और D से PS1 ने ले लिया। अब PS1 से इलेक्ट्रॉन लेकर भागा X से Y से Z, और X से Y से Z, यहां तक लेकर आओ, साइक्लिक अलग से दिखाऊंगा। देखा आपने, ये इलेक्ट्रॉन की भगाने की प्रोसेस को ही तो ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल के भागा है तो वापस दोबारा नहीं आएगा उसके पास, इसी को कहते हो नॉन साइक्लिक ETS। और अगर PS1 से लेकर भागा है तो इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर वापस आ जाएगा, इसे साइक्लिक ETS कहते हो। समझ रहे हो, कनेक्ट करते हुए चलो तो समझना आसान रहेगा। तो ये देखते हुए बोलूं कि PS1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ETS में काम करता है, और PS2 केवल नॉन साइक्लिक ETS पर काम करता है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, सुनो, PS2 पानी को ऑक्सीडाइज करता है, तो PS2 को बोलूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्योंकि वो वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। और याद करो PS1 का काम होता है NADP+ को रिड्यूस करवाना, NADPH बनवाना, तो PS1 को बोलो रिड्यूसिंग नेचर, NAD+ को रिड्यूस करवाता है। जो बोल रहा हूं ये होता हुआ दिखेगा, अगली क्लास में पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे अब लाइट रिएक्शन का, ठीक है। अभी तो सिर्फ बाहर बाहर की बात हो रही है। तो PS1 NADP+ को रिड्यूस करवाता है, रिड्यूसिंग नेचर। PS2 वाटर को ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्लियर है, अच्छा। तो सुनो, मैं ये कह रहा हूं रिएक्शन सेंटर में क्या अलग था। अरे ये लोग लाइट एनर्जी लेते थे और अगले को लाइट एनर्जी ही पास करते थे, लेकिन रिएक्शन सेंटर वाला लाइट एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। क्या, केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। बोलते हैं ना, ये कहां पर होता है, रिएक्शन सेंटर पर। और लाइट, अरे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन भी तो एक फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है। तो मैं बोलता हूं, सुनो इधर, मैंने नोट्स में लाइन लिखी है, रिएक्शन सेंटर इज द प्लेस वेयर light energy is converted into chemical energy। और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना, इसे मैं कहता हूं प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या
क्वांटम कन्वर्जन, क्वांटा ऑफ लाइट को किसमें बदल दिया, केमिकल एनर्जी में। तो कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्वांटम कन्वर्जन क्या है, तो बोलेंगे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलना। लेकिन होता कहां है, रिएक्शन सेंटर में। कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही चल रहा है। अभी और देखो, अभी तो बातें बाकी है, इधर सुनो। ये बार बार आता है ना, ये इसके सवाल का भी बाकी लोगों के दिमाग में जो भी सवाल है वो सुनो। देखो, जो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट है, मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट है, उसको एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट रिएक्शन सेंटर से सबसे दूर होगा, बिल्कुल दूर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 700 नैनोमीटर, वो इधर देखो, 700 नैनोमीटर वाली लाइट भी खुद ले लिया। मतलब इसे कौन सी लाइट चाहिए थी, एनर्जी पुअर लाइट। 700 नैनोमीटर मतलब बहुत कम एनर्जी वाली लाइट चाहिए। 430 वाली ले ले तो जल के राख हो जाए, कहो बहुत एनर्जी रिच है भाई। 430 नैनोमीटर लाइट ऑक्सीडाइज हो सकता है क्लोरोफिल 700, समझ रहे हो, इसीलिए इसने लिया। अब क्या करेगा, मैं ये बोल रहा हूं, हर रो में जो पिगमेंट है सबकी खास बात है। जब लाइट आती है तो 430 नैनोमीटर लाइट ये ले लेंगे, ये लोग ले लेंगे, 500 वाली लाइट ये लोग ले लेंगे, 550 वाली ये, 600 वाली ये, 650 वाली ये, 700 ये ले लिए, है ना, सबने अपनी अपनी लाइट ली। अच्छा, प्लस सर वो जो 430 वाली आई थी उसका क्या, ले तो इसे ले लिया, अब कैसे क्या होगा, 430 वाली लाइट इसने ले ली, अब क्या करेगा, लाइट एनर्जी 430 नैनोमीटर, हाईली रिच इन एनर्जी, उस लाइट को लिया। और जब ये लाइट एनर्जी को अपने पड़ोसी को पास करेगा तो लाइट कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, और अगर लाइट की एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी कम हो गया, मतलब वेवलेंथ बढ़ गया। तो जब लाइट यहां से यहां आई, उसकी एनर्जी इतनी कम हो गई जितनी की 500 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट की होती है। मतलब एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई। अरे तभी तो इसने लिया, नहीं तो ये लेता ही नहीं। इसका कैरेक्टर है 500 नैनोमीटर वाली लाइट लेना, सही है। और जब इसने अपने पड़ोसी को पास किया तो लाइट की एनर्जी इतनी और कम हो गई, इतनी कम हो गई जितनी की 550 नैनोमीटर लाइट की होती है। तो अभी तो इसने ले लिया, क्योंकि लाइट जो मिली उसमें एनर्जी कितनी थी, 550 नैनोमीटर वाली। ऐसे करके जब पास करते जाएंगे तो क्या हो रहा है, लाइट की एनर्जी कम होती जा रही है और वेवलेंथ, मतलब बहुत एनर्जी रिच वाली लाइट थी वो उधर से भेज रहे हैं। जब ये घूम फिर के आ रहा है तो इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। जब तक यहां पहुंचेगा इसमें एनर्जी कितनी बची है, 650। और इधर एनर्जी बची है 650 नैनोमीटर वाले के बराबर। और जब लाइट यहां से यहां आएगी तो एनर्जी उतनी बची है जितनी क्लोरोफिल 700 को चाहिए। तो देखा आपने, मतलब क्लोरोफिल 700 को डायरेक्ट 700 वाली लाइट तो मिल ही रही है, और ये लोग ज्यादा एनर्जी वाली लाइट ले लेते हैं और उसकी एनर्जी कम करवा देते, बोलो एनर्जी को फनल करवा देते हैं, एनर्जी को फनल करवा देते, कम करवा के इसके पास भेजते हैं। यही वो बात है कि बोलते हैं ना, एसरी पिगमेंट फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, ऐसी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट की एनर्जी को कम करवा देते हैं। मतलब ऐसा देखो, अगर आपको फील लाना है तो ऐसे देखो, इधर मान लो ये क्लोरोफिल 700 है, क्लोरोफिल 700 है। तो जब एनर्जी आई थी 430 वाली, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब अगले लेयर ऑफ पिगमेंट में आई तो एनर्जी थोड़ा और कम हुई, अगले रो में आई तो थोड़ा और कम और कम। और जब तक क्लोरोफिल 700 तक पहुंचा तो उसके पास उतनी एनर्जी है जितना इसको चाहिए।
तो एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से कैसे बचाते हैं, बाई फनलिंग द एनर्जी, एनर्जी को मिनिमाइज कर देते, मतलब वेवलेंथ बढ़ा देते हैं। अरे भाई 430 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, 680 और 700 ही यूज हो रहा है, लेकिन वो बाकी जो लाइट आ रही है उनको लेकर उनकी एनर्जी 680 नैनोमीटर और 700 के बराबर कर देते हैं। तो पीएस सेकंड कौन सा, अगर पीएस सेकंड होता तो कौन सी लाइट लेता, 680 वाली, समझ रहे हो? अच्छा, ये है फोटो सिस्टम की वर्किंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक बात और, क्या ये सारी बातें नोट्स में लिखी हैं, देख लो भाई, कुछ ना हो बता देना, इनमें से सब है कि कैसे क्या ये लोग काम करते हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये शुरुआत में बात आई थी ना कि एमर्सन और अर्नोल्ड ने बोला था कि दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, कैसे बोला था, अरे दो एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो दो एक्सपेरिमेंट क्या है वो बताने वाला, अरे वही रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट, ये बताना है। लेकिन सुनो, तो उसके पहले एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि PS1 और 2 होते कहां हैं, आगे वो बता देता हूं। PS1 और 2 कहां होते हैं, एक बार देख लो। ये नोट्स इसीलिए है ताकि आपको समझने पर जोर लगाओ, जितना ज्यादा टाइम मिले समझेंगे। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, क्या बता रहा था, लोकेशन, इधर देखो, ये थैलेकॉइड्स बना रहा हूं, ग्रेनल थैलेकॉइड, ग्रेनल थैलेकॉइड ये है, ये ग्रेनल थैलेकॉइड है, और या ग्रेनल एमिली बोल दो, और ये क्या है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड या स्ट्रोमल एमिली। अच्छा, ये ग्रेनम है, पता है PS2 कहां होता है, छिपे हुए सरफेस पर, कहां, छिपे हुए सरफेस पर। अरे स्ट्रोमल थैलेकॉइड में तो कोई छिपा हुआ सरफेस ही नहीं है, छिपा हुआ सरफेस ये है, देखो, मान लो ये एक थैलेकॉइड, ये दूसरा थैलेकॉइड, तो दोनों थैलेकॉइड के बीच में छिपा हुआ सरफेस है ना, यहां, मेरा कहने का मतलब यहां पर ऐसे दिख जाएगा ना, छिपे हुए सरफेस पर मिलेगा PS2, मतलब कहां मिल रहा है PS2, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ, एप्रेस मतलब छिपे हुए पार्ट पर, पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड, कोई समस्या तो नहीं है? PS2 कहां मिलेगा, दिख गया? अब बात आई PS1, पता है PS1 कहां मिलता है, खुले सरफेस पर, एक्सपोज्ड सरफेस पर, तो खुला हुआ सरफेस तो देखो तो ग्रेनल थैलेकॉइड में भी है, ग्रेनल थैलेकॉइड में भी है, और स्ट्रोमल थैलेकॉइड में भी है, तो PS1 यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, मतलब PS1 कहां मिल रहा है आपको, बोलू, एक तो स्ट्रोमल एमिली में, कहा मिल रहा है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड या स्ट्रोमल एमिली में, और कहा, बोलू, नॉन एप्रेस पार्ट, बोला मतलब क्या बोलू, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड, सही है भाई, कोई समस्या तो नहीं है, नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड, क्लियर है सबको? एक और बात, इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से बोलना चाह रहा हूं, मैं ऐसे बोल दूं कि ग्रेनल थाइलेकॉइड में तीन चीजें होती है, ग्रेनल थाइलेकॉइड में तीन चीजें होती है, छिपे हुए सरफेस पर PS2, खुले हुए सरफेस पर PS1, प्लस NADP रिडक्टेज एंजाइम। अगली क्लास की तैयारी चल रही है ये सब, क्या बोल रहा हूं कि ग्रेनल थाइलेकॉइड में क्या क्या होगा, PS1, PS2 और NADP रिडक्टेज, सब लिख रखा है मैंने नोट्स में, इसीलिए नहीं लिखवा रहा हूं। और स्ट्रोमल थाइलेकॉइड में केवल PS फर्स्ट होगा, केवल PS फर्स्ट होगा, ना तो PS2 होगा
ना तो NADP रिडक्टेज होगा, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड में केवल क्या होगा, PS फर्स्ट और कुछ नहीं। क्लियर है? ना NADP रिडक्टेज होगा ना तो PS सेकंड होगा। ठीक, अच्छा, अब इमर्सन और एर्नोल्ड ने कैसे प्रूव किया कि दो फोटो सिस्टम होते हैं, ये दिखाने जा रहा हूं। कैसे साबित हुआ कि दो फोटो सिस्टम होते हैं, क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, वो दिखा रहा हूं। दो एक्सपेरिमेंट थे इनके, एक था रेड ड्रॉप इफेक्ट और एक था रेड ड्रॉप इफेक्ट और एक था इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। थोड़ा गौर करिएगा, इधर तो मैं इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट समझाऊंगा और उस पार समझाऊंगा रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, क्या रेड ड्रॉप इफेक्ट? हाँ तो मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में है, देख वो देख। जो लाइन चाहिए वो है यहां, है ना? देखो, हाँ, NADP रिडक्टेज एक एंजाइम का नाम है जो कि अगली क्लास में काम आएगी NADPH बनाने में, ठीक है ना? हाँ तो वो तो नाम है सिर्फ अभी एंजाइम का, इंतजार करो। जो भी चीजें हैं अगली क्लास पूरी तरह से मैकेनिज्म होगा, मतलब हर क्लास फिर इसके बाद। आज आखिरी है जब मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं। रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। आगे अपना दिमाग थोड़ा ठीक ठाक करके समझो। PS2 बोले तो क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 680 कौन सी लाइट पे काम कर पाएगा? लेस देन, बोलू 680 या लेस देन 680, दोनों पर काम करेगा क्या? अरे भाई, अगर 700 दे दूं तो? अरे सुनो सुनो, क्लोरोफिल 680 को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए जो 680 नैनोमीटर के बराबर हो। कम से कम 680 नैनोमीटर लाइट की एनर्जी चाहिए, तब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। समझ रहे हो? तो अगर 700 दे दूं तो 680 से तो इसमें कम एनर्जी है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो पाएगा। तो मोर देन 680 पर PS2 काम नहीं करेगा। हाँ 660 पे कर लेगा। क्या? अरे 680 से तो ज्यादा एनर्जी है ना 660 नैनोमीटर में, तो काम कर लेगा या नहीं? कर लेगा, लेकिन 680 से ज्यादा में नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत कम है, इट इज हाईली पुअर इन एनर्जी। सही है? अच्छा, तो अब समझो क्या बोल रहा हूं। मतलब ये PS2 इनएक्टिव हो जाएगा कब? इन लाइट मोर देन 680। कोई समस्या तो नहीं है? इन लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर। तो इमर्सन और अर्नोल्ड ने क्या किया, तरह तरह की मोनोक्रोमैटिक लाइट दी। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट दी। तो इन्होंने देखा कि जब क्लोरेला को, किस पर? क्लोरेला को दिया मोनोक्रोमैटिक लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर, सपोज 700 दिया, तो देखा कि फोटोसिंथेसिस का रेट गिर गया। मोर देन 680 नैनोमीटर दिया तो क्या देखा? फोटोसिंथेसिस का रेट गिर गया। क्यों गिर गया भाई? क्योंकि मोर देन 680 पर तो PS2 इनएक्टिव हो जाएगा। कब इनएक्टिव हुआ? जब दी रेड लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर। कौन सी लाइट पे इनएक्टिव हुआ? रेड लाइट। फोटोसिंथेसिस का रेट कब गिरा? रेड लाइट पर। तभी तो नाम है रेड ड्रॉप इफेक्ट। लेकिन पूरा बोलना है, जब रेड लाइट दी मोर देन 680 नैनोमीटर, तो कोई क्वेश्चन पूछ ले रेड ड्रॉप इफेक्ट क्यों आया, तो बोलू ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ
फोटो सिस्टम सेकंड। कोई समस्या है क्या? 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट में तो PS2 काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस रेट गिर गया, सिंपल है। अगले राउंड में, इधर आओ, अगले राउंड में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सभी, एक एक्सपेरिमेंट किया। यहां ले रहा हूं रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अरे लाइट रिएक्शन, तसल्ली के लिए फोटोसिंथेसिस लिख दिया, नहीं तो अदरवाइज क्या है ये, रिलेटिव रेट ऑफ लाइट रिएक्शन। देखो सुनो, जब इन्होंने लाइट दिया मोर देन 680, मान लो 700 नैनोमीटर, है ना, 700 नैनोमीटर की लाइट दोगे तो PS2 तो काम नहीं करेगा। अरे PS1 तो काम करेगा, रेजे पर जोर डालना, मोर देन 680 पर PS2 तो काम नहीं करेगा, ये तो प्रूव हो गया। लेकिन क्लोरोफिलेज 700 तो 700 नैनोमीटर पर ही काम करते हैं। तो अगर मैं 690 दे दूं, 700 दे दूं, तो PS1 तो काम करेगा ना, 690 700 पर काम करेगा PS1, तो PS1 अकेले काम कर लेगा। लेट रेट ऑफ लाइट रिएक्शन इज x, बस समझने के लिए। जब मैंने लेस देन 680 दिया, दूसरा क्या ले रहा हूं, लेस देन 680, थोड़ा गौर करिएगा, ये थोड़ा फंसा सकता है आपको। लेस देन 680 दे रहा हूं, रेड लाइट लेस देन 680, तो सुनो, अगर रेड लाइट लेस देन 680 दे रहा हूं, मतलब 660 दे रहा हूं मान लो, तो 660 दे रहा हूं तो PS2 तो काम करेगा, PS1 के भी काम करने के चांस तो है नहीं। देखो ध्यान से, दोनों रिस्क है। एक रिस्क ये भी है कि इतनी लाइट पाकर क्लोरोफिल 700 बहुत ज्यादा एनर्जी रिच ना समझ ले और ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ये भी रिस्क रहेगा। और दूसरा है कि ये काम कर भी सकता है, क्योंकि 660 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर की लाइट में कुछ ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे 40 नैनोमीटर लाइट में इतनी ज्यादा एनर्जी रिच, इतना एनर्जी डिफरेंस थोड़ी ना आएगा कि ऑक्सीडाइज हो ही जाए सारा। मेरा कहने का मतलब रिस्क जोन है, कुछ PS1 काम कर भी सकते हैं, कुछ ना करें, राइट, लेकिन PS2 तो आराम से काम करेगा, PS2 तो आराम से काम करेगा। तो लेस देन 680 दूं तो मान लो लाइट रिएक्शन का रेट आया, फॉर एग्जाम्पल इधर PS1 काम कर रहा है मोर देन 680 पर, 700 पर, और इधर PS2 काम कर रहा है, PS1 इफ बट है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। और अगले राउंड जब दोनों लाइट को मिला के दिया, तो आपको क्या उम्मीद है, क्या आना चाहिए रेट ऑफ लाइट रिएक्शन? एक्स और वाई के बराबर, अरे दोनों मिला के दे रहा हूं, एक्स और वाई के बराबर आना चाहिए, नहीं आया। अरे एक्स प्लस वाई के बराबर आना चाहिए, नहीं आया, बल्कि उससे ज्यादा आया। मान लो ये जेड है, पता है एक्स प्लस वाई से जेड ज्यादा आया, पता है कितना, लगभग 25%, लगभग 25% इन दोनों के सम टोटल का ज्यादा आया। अब सुनो, अरे ये सारे एक्सपेरिमेंट देखकर इमर्सन और एर्नोल्ड ने कहा, सुनो, पक्का प्लांट में एक ऐसा सिस्टम है, पक्का प्लांट में एक, और इधर प्लांट में पक्का एक सिस्टम ऐसा है जो 680 से कम पर ही काम करता है। 680 या 680 से कम पर कौन काम करता है? PS2। और एक ऐसा है जो 700 देने पर भी काम कर रहा है, मतलब एक 680 से ज्यादा पर काम करता है, मतलब PS1। इधर भी तो यही है कि एक सिस्टम ऐसा है जो 680 से ज्यादा में काम करता है, बोले तो एग्जैक्टली PS1, और लेस देन 680 एग्जैक्टली PS2। दोनों, दो सिस्टम है, अरे दो है इसीलिए तो
जब दोनों लाइट एक साथ दोगे तो PS1 और 2 दोनों एफिशिएंटली काम करने लगेंगे। दोनों लाइटें दे दोगे तो इस वाली लाइट पर PS1 एफिशिएंटली काम करेगा और इस पर एफिशिएंटली PS2, तो दोनों काम करने लगेंगे, तभी तो दोनों के सम टोटल का ज्यादा आया। इन एक्सपेरिमेंट से इन्होंने रिजल्ट निकाला कि पक्का प्लान में दो सिस्टम, एक वो जो एफिशिएंटली काम करता है मोर देन 680 पर, PS1 700 नैनोमीटर पर, और एक ऐसा जो लेस देन 680 पर काम करता है, बोले तो PS2। क्लियर है? तो इस तरह इन्होंने सजेस्ट किया। तो आज की बात यही समाप्त करता हूं। दो लाइनें अगली क्लास में आकर थ्योरेटिकल हैं लेकिन प्रूव करने की बात है, तो वो अगली क्लास में आएंगी और सारी चीजें होंगी। आज की बात यही समाप्त करते हैं। नॉन साइक्लिक में फोटोफॉस्फोराइलिस PS1-2 साथ में काम करते, अलग करते, ये बाद में देखा गया है। हाँ, एनसीईआरटी में कट करा रहे हैं। एनसीईआरटी में कहां कट हो रहा है? अभी कुछ पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी अभी हमने, जबरदस्ती। चिंता ना कर, अभी सब आएगा।